हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपकी करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और करंट अफेयर्स हमारी जो मैगजीन है ये आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाई गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे पढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कनेक्ट होइए हमसे ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, क्योंकि हमें पता है कि अभी बहुत गर्मी है, समर्स चल रहे हैं, मॉनसून कई जगहों पे भी प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। तो इंडिया में एक कंडीशन है अभी की ड्रॉट वाली कंडीशन है बहुत सारी जगहों पे। और बहुत सारी सिटीज ऐसे हैं जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यहाँ पे पानी की बहुत जो है वो समस्या है, वाटर स्कैसिटी बहुत हाई हो गया है, वाटर स्ट्रेस है। तो एक आर्टिकल इसी से निकल मतलब रिलेटेड निकला है कि जो रैपिडली ड्राइंग हो रही है इंडिया में, तो कैसे जो है वो वाटर सिक्योरिटी को मैनेज किया जाए। जैसे इस बार बात हो रही है कि ये अल नीनो का ईयर है, और इस बार जो मॉनसून है उसमें जो रेनफॉल है वो काफी कम होगा। और अभी तक का जो टाइम पीरियड रहा है जून का, उसमें 40% जो है वो डेफिशिट जो है वो देखने को मिला है। तो शॉर्टेज है, इसकी वजह से काफी जो है वो प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको हम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्या चीजें इसमें करनी चाहिए। और जो मतलब अभी जो एग्जाम्पल के लिए ये दिया है कि जैसे जो दिल्ली है, तो यहाँ पे जो है वो काफी शॉर्टेज है। और जो डेली डिमांड है उसका 70% ही जो है वो हम मीट कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे पास खाने के लिए खाना ना हो, प्रॉपर पीने के लिए शुद्ध पानी ना हो, तो बहुत ही आगे आने वाले टाइम में क्राइसिस की सिचुएशन और बढ़ सकती है। तो अभी एक रिसर्च हुआ है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर का, इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो रिवर बेसिन्स हैं इसमें 11 जो है 15 जो मेजर रिवर बेसिन्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो काफी क्राइसिस है, वाटर स्ट्रेस है। एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो पर पर्सन 1700 क्यूबिक मीटर है। और कृष्णा, कावेरी, माही, तापी, ये जो है वो बिलो क्रिटिकल वाटर स्कैसिटी थ्रेशोल्ड के जो है वो नीचे है, मतलब इनमें पानी और भी कम है। जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये प्रॉपर तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 4% जो ग्लोबल वाटर है, इसमें ये 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जो हमारी आबादी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की 18% है। बट पानी पीने का जो है वो 4% ही है। तो इसके लिए बहुत सारे मिशंस पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और जैसे हमारा जल जीवन मिशन है, इसका उद्देश्य है कि हर घर तक जो है वो जल पहुंचाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके अंतर्गत फार्मिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको प्रॉपर करना जाए, कैसे कैसे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाए ताकि लॉस को और कम किया जा सके, जो वाटर पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो इस तरह से जो है वो काफी सारी चीजें हैं जिन पे कि अगर वर्क किया जाए तो इसको एक मेंटेन जो है वो किया जा सकता है। उसमें कहा गया कि वाटर सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए कई सारे एक्शंस नीडेड हैं, जिसमें कि एक है कि कैसे क्लाइमेट प्रूफिंग वाटर सिस्टम पे जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। वाटर के यूज रीयूज को बढ़ावा देना चाहिए, जो नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए यूज होता है। अब जैसे हम ही लोग देखते हैं कि अर्बन सिटीज में चाहे रूरल एरियाज में अब लोग वेस्ट बहुत करते हैं वाटर का, जैसे गाड़ियां धुलने के लिए बहुत यूज होते हैं, रोड पे लोग पानी डाल वो करते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन को अगर और प्रॉपर तरीके से किया जाए, जिससे कि वेस्टेज का कम हो और वाटर का ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज जो है वो बढ़ सके, तो इससे क्या होगा कि चीजें जो है वो बेहतर हो सकेंगी। इसके अलावा जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसको रीयूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको डेवलप करने में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इसके अलावा कैसे जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें कई सारी केस स्टडीज भी हैं, जैसे राजस्थान का एक विलेज है, तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने काफी सारे पॉन्ड जो है वो उसको बनाए मनरेगा के तहत। और वहां पे जो है वो अभी वो जो विलेज है वो वाटर स्कैर्स ना रख के वाटर सफिशिएंट जो है वो बन गया है। तो ऐसे अगर हम वाटर को
बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कुछ हद तक हम जो है वो टैकल कर सकते हैं। फिर अब इसमें ये भी बताया गया है कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अगर हम एक्सपैंड करेंगे, जो इरिगेटेड एरियाज हैं लार्ज स्केल पे इसमें इंटरवेंशन करना होगा। इसमें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका ध्यान रखना होगा। अब जैसे चावल है, राइस में बहुत ज्यादा वाटर का नीड होता है, तो उसमें हमें जो ऐसी वैरायटीज और भी डेवलप की जा सकती हैं जो कम वाटर जो है वो कंडीशन में भी हो जाए। जैसे कि इस बार भी बात हो रही है कि वाटर स्ट्रेस ज्यादा है, खेतों में पानी नहीं है और राइस को के लिए जो है वो बहुत चाहिए कि जो है वो पानी रहे पूरा। तो ऐसी वैरायटीज को डेवलप करके उसको किया जा सकता है। साथ ही साथ फार्मिंग की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जैसे प्रधानमंत्री फसल फसल बीमा योजना है, तो इसमें क्रॉप रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कम किया जाएगा। फिर जो पानी है, अब जैसे कि कहीं ड्रॉट होता है, कहीं बाढ़ भी आ जाती है, तो इसमें भी जो है वो कुछ चीजें जो है वो की जा सकती हैं, जहाँ पे लॉसेस हो। जैसे बहुत समय से रिवर इंटरलिंकिंग की बात करी है, लेकिन चूंकि वो जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि बहुत सारे इकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं और उसके फर्दर इम्प्लीकेशंस भी काफी हो सकते हैं। तो अभी वो जो प्रोजेक्ट है वो एज इट इज है, उसको कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये भी एक तरीका जो है वो हो सकता है। और तो मतलब फोकस करना होगा कि कैसे जो है वो जुडिशियस यूज किया जाए वाटर का, और जिससे जो है वो एक्सेसिव जो मतलब प्रॉब्लम है वो ना हो। अब जैसे जो बोरवेल वगैरह हैं उनको गवर्नमेंट कहती है कि कम लगाया जाए, क्योंकि अगर हम नीचे से भी पूरा वाटर जो है वो ले लेंगे, अर्थ का जो वाटर है उसको भी कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर हमारे पास पीने के लिए वाटर नहीं बचेगा। तो तब जो सिटीज है वहां पे रहने वाली जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। साथ ही साथ एआई जैसे है, तो इसका यूज कहा जा रहा है कि किया जा सकता है वाटर मैनेज करने में। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एआई इटसेल्फ एक बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग जो है वो प्रोसेस है। और जो बात हो रही है, जैसे अभी एआई के डेटा सेंटर्स वगैरह जो है वो इंडिया में भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूएस में बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे एआई डेटा सेंटर बने, उनको बंद करना पड़ा क्योंकि एआई को कंटिन्यूअसली जो है वो कूलिंग करना पड़ता है और उस कूलिंग में बहुत ज्यादा पानी जो है वो यूज होता है। तो जो हमारे पीने का पानी है उसी को डाइवर्ट करके उसमें यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो है एक कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है। लेकिन इसका यूज करके जो सिटीज हैं उनका जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया जा सकता है। वाटर मीटर्स अगर लगाए जाएंगे तो लोगों में जो यूज है वो भी प्रॉपर तरीके से लगेंगे। लोग अगर पैसे चार्ज करेंगे तो जो वेस्ट होता है वाटर का वो कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और ये एक बेसिक स्टेप है, क्योंकि अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गवर्नेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो ये सोशल इश्यूज में, ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड जो है मेंस में ये इम्पोर्टेंट है। फिर अभी डब्ल्यूएचओ ने जो है वो इबोला का ट्रीटमेंट ट्रायल जो है ये शुरू किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा है कि कंफर्म किया है कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो है उनका एनरोलमेंट हुआ है प्लेटफॉर्म अडेप्टिव रैंडमाइज ट्रायल पे। और इस फॉर न्यू एंड रीपर्पस्ड फाइलोवायरस ट्रीटमेंट्स या पार्टनर्स जो है वो इनको कहा गया है। और इसमें ट्रायल होगा, इसमें देखा जाएगा कि ये जो बूंदी बुगियो स्ट्रेन है इस वायरस का, उसके का जो ट्रीटमेंट जो है वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। इबोला वायरस की बात करें तो ये काफी रेयर और डेडली डिजीज है। और इसकी वजह से मई से लेके अभी तक काफी सारी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। और अभी इसका कोई प्रॉपर जो है वो मेडिसिन नहीं है या प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं है। तो इस पे भी वर्क चल रहा है कि कैसे जो है वो इसको मैनेज किया जाए। और अभी डब्ल्यूएचओ की जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कॉन्गो के रिसर्च एक नेशनल दी रिसर्ची बायोमेडिकल है यहाँ के साथ मिलके, और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन है ये बेल्जियम का। तो इनके साथ ये जो है इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसके लिए जो है वो मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो है वो तैयार किया जाए। तो पार्टनर्स जो है ये इबोला वायरस के थेरेपी से रिलेटेड है। फिर डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च हुए हैं इनके बारे में बताया गया था।
एक आर्टिकल था, इसमें था कि जैसे कि समर्थ पंचायत पोर्टल है, इसको डेवलप किया गया एज एन इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसकी मदद से जो पंचायत फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। इसका समर्थ का उद्देश्य है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, जो भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये इंकरेज किया जा रहा है कि आप जो है ये जो पोर्टल है इसके जो ऑनबोर्डिंग है इसको बेहतर करिए, बूस्ट करिए, इसमें मोबिलाइज करिए लोगों को, और जो है वो प्रॉपर तरीके से पंचायत का डेवलपमेंट इससे हो सकेगा। इसी तरह की एक जैसे कि पंचायत गांव से ही रिलेटेड स्वामित्व स्कीम है, ई ग्राम स्वराज है, ऑडिट ऑनलाइन है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ये इनका मेन बेसिस यही है कि डिजिटल करना पंचायती राज व्यवस्था को, और उसमें पूरा एक रिफॉर्म करना, ताकि उसकी हेल्प से पंचायत का और बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके। फिर जो 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है, इसने कहा है कि कई सारे रिकमेंडेशन दी हैं रूरल लोकल बॉडीज के लिए, और इसमें कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है 2026-27 से लेके 2030-31 का, इसमें 4,35,236 करोड़ का जो मनी है उसको इसका डिवॉल्यूशन किया जाए, दिया जाए, और इसमें काफी इंक्रीज किया गया है पहले जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके कंपैरिजन में। और इसमें कहा गया है कि जो ग्रांट रिकमेंड किया गया है इसमें ये बना हुआ है बेसिक ग्रांट से, और जो कि है 3,48,188 करोड़ का, और इसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा टाइट ग्रांट्स में और यूनाइटेड ग्रांट्स में। ठीक है। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस ग्रांट भी प्रपोज किया गया है, जिसमें कि जो रूरल लोकल बॉडी परफॉर्मेंस है, इनको जो है वो ग्रांट दिया जाएगा, स्टेट परफॉर्मेंस को ग्रांट दिया जाएगा, मतलब बेहतर अगर ये काम करती है पंचायत तो इनके लिए जो है वो ये सारी चीजों को जो है वो प्रपोज इसमें किया गया है। फिर अभी की अगर हम बात करें तो करेंटली इंडिया में 2,62,738 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि 2,55,308 ग्राम पंचायत, 6,756 ब्लॉक पंचायत, 674 डिस्ट्रिक्ट पंचायत से बने हैं। और ये पूरा सिस्टम जो है ये बनाया जा रहा है ताकि इन सारी जो व्यवस्था है इनको और बेहतर किया जा सके। अब जैसे इसमें जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात कर लें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पंचायत फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत एस्टेब्लिश हुआ है। इनका काम है, इनका ये रिकमेंड करते हैं कि कैसे जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, और यही जो है ये जो स्टेट्स और लोकल बॉडीज हैं इनको भी जो है वो इन प्रिंसिपल ग्रांट प्रोवाइड करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है। ये जो भी फाइनेंस कमीशन होता है ये 5 इयर्स पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जो 16 कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन 2026 से 31 के लिए जो है वो मान्य होंगी, जब फाइनेंस 15 जो कमीशन है इसका जो है वो एंड हो जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये स्टैब्लिश हुए थे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया था 1992 को। इसके तहत डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। जो इससे क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको अपना वर्क करने में और बेहतर होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, जो कि वर्क है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होता है उसमें इफिशिएंट तरीके से हो जाता है। इसमें साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनका इनके यूज से जो सर्विसेज हैं बेहतर तरीके से उनका डिलीवरी हो पाता है, और गवर्नेंस जो है वो और बेहतर होता है। तो ये सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट है, इनका एक अभी थर्सडे को इनका एक जजमेंट आया है, और इसमें इन्होंने एक ऑर्डर कहा है कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, मतलब एक्सटर्नमेंट का मतलब ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी को किसी जगह जाने आने से रोकना, उसमें मनाही कर देना। तो इसमें एक सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के। तो कोर्ट ने इसमें कहा है कि जो अपोजिशन टू गवर्नमेंट डिसीजंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड्स फॉर एक्सटर्नमेंट अंडर द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। तो इसमें इनको जो है ये मतलब एक्सटर्नमेंट कहा गया कि ये आ जा नहीं सकते हैं, तो एक इन पे रोक लगाई है।
तो उसी पे केस था ये। तो इसमें जो हाई कोर्ट है इसका ऑर्डर है कि अगर आप जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनका अपोजिशन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, कोई स्लोगन अगर उनके अगेंस्ट आप वो निकालते हैं, तो वो कहीं से भी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और उसके तहत उस कारण से आपके ऊपर कोई पुलिस कार्यवाही जो है वो नहीं हो सकती है। और उसने कहा कि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 19 और 21 से ये जुड़ा हुआ है। और मुंबई पुलिस ने जो है वो एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जो है बनाया था। इनके अगेंस्ट जो है वो कई सारे एफआईआर लॉन्च हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट ये लोग जो है वो विरोध कर रहे थे, जिसमें कि ज्ञानवापी मस्जिद जो कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड था। साथ ही साथ सिटीजनशिप एक्ट को लेके विरोध कर रहे थे ये। ठीक है, तो इसमें वहां पे जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस जामदार, इन्होंने रिमार्क किया कि पुलिस ऑफिसर जो है ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के सर्वेंट नहीं है, और इन्हें जो है वो इनका जो वर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, और ये मेलाफाइड नेचर में जो है वो इनको वर्क नहीं करना चाहिए। और अगर जो पार्टीज हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी लोग हैं, अगर वो विरोध करते हैं, अगर उसमें ये कोई जो है वो ग्राउंड नहीं है कि इनको जो है वो इस तरह से इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। फिर अभी फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आई है ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है, while protecting the religious character of places of worship, does not prevent the state from acquiring such properties for genuine public purpose। मतलब कि अगर सरकार है, मान लो कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पे रिलीजियस जो नेचर है इसका, कि यहाँ पे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या कुछ भी है, और अगर सरकार चाहे तो ये ऐसे जो जगहें हैं उनको जो है वो हटा सकती है। अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि रोड्स की वाइडनिंग करनी है, या कोई हाईवे बनाना है, या रेलवे का जो है वो कुछ एक्सटेंशन है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो उस केस में अगर ऐसे जो प्लेसेस हैं उनको अगर हटाया जाता है तो ये जो है वो सही है, मतलब ये गलत नहीं है, और इनको प्रोटेक्शन मिला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत। बट पब्लिक के पर्पस के लिए जो है भी गवर्नमेंट इस तरह का जो है वो काम कर सकती है। और ये डिवीजन बेंच थी जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की। तो इन्होंने जो है वो डिसमिस किया जो पिटीशन फाइल किया गया था। इसमें जो है वो 6 पिटिशनर्स थे जिन्होंने वाराणसी दाल मंडी एरिया के, और इन्होंने चैलेंज किया था कि जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तो इन्होंने कहा था कि इसकी वजह से इनका जो शॉप है इसको डिमोलिश जो है वो किया जाएगा, और रोड उसमें जो है वो उसका चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। तो इसी के इस पे जो है ये कोर्ट का ऑर्डर आया है। और ये जो पिटिशनर्स हैं इन्होंने मतलब कोर्ट से ये डायरेक्टिव के लिए किया था कि सरकार को जो है वो रोका जाए कि गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर ना करे 6 जो मॉस्क हैं दाल मंडी एरिया में। और इनका कहना था कि ये जो मॉस्क हैं ये 15 अगस्त 1947 के पहले जो है वो बने हैं, तो अगर इनका एक्विजिशन करता है तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वॉयलेशन होगा। इसी पे ये जजमेंट जो है ये आया है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, इसको इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था अयोध्या डिस्प्यूट के बाद से, और जो बाद में जो है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इसका एम यही था कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जो स्टेटस है उसको फ्रीज करना, जहां पे जिस तरह की पोजीशन में थे वो 15 अगस्त मतलब आजादी के पहले अगर वो थे, तो जो है वो उनको कोई जो है वो टच नहीं किया जाएगा। और नए क्लेम्स को और नए जो डिस्प्यूट्स हैं इनको जो है वो अलग रखता है इसमें। तो इसी पे इनका जजमेंट जो है ये आया है। फिर वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो अभी जो नाटो है इसका जो है वो समिट होने वाला है, और अंकारा में होगा। तो ट्रम्प ने जो है वो अभी काफी जो है वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो वन साइडेड रिलेशनशिप जो है वो नेटो के साथ मेंटेन करेगा।
और ये काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो एक माना जा रहा है। इसमें इन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन कहा है कि मतलब दे वर नॉट देयर फॉर अस, कि मतलब जब अभी वॉर चल रही थी, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो नाटो मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं किया। तो इसमें को लेके यूएस जो है इनका काफ़ी एक वो है ट्रम्प का। तो लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि मतलब हम अपना सपोर्ट जो है वो इनको प्रॉपर तरीके से देते रहेंगे। फिर अभी यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया थर्ड बैच ऑफ दक्ष लीडरशिप प्रोग्राम। दक्ष क्या है? दक्ष है डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशन, नॉलेज, सक्सेशन एंड हार्मनी। ये प्रोग्राम इसको डिजाइन किया है सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं सेंट्रल पीएससीज के अंदर, उनके लिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ईयर लॉन्ग लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, और ये एक एफर्ट है जिसके थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है वो, ये और स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब ये मिलजुल के जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें एनर्जी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें आती हैं। और इसका एम है कि इनको जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मॉडल जो लीडरशिप स्किल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनसे जो है वो इनको जोड़ा जा सके, इनका जो और बेहतर किया जा सके। ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ये एस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं, इनका जो स्किल्स हैं उनको बेहतर किया जाए। ठीक है, इनको और ज्यादा बेहतर तरीके से ये अपना जो काम है वो कर सकें। तो दक्ष जैसे है, ये पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, किसके अंतर्गत आता है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है। ठीक है, और इसको ये या इसको किसने, कौन चला रहा है, किसके द्वारा इसको जो है वो चलाया जा रहा है, तो ये जो है ये इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। फिर अभी यूआईडीएआई इन्होंने कहा है कि फ्री ईमेल अपडेट्स इन आधार डायरेक्टली थ्रू आधार ऐप, मतलब कि अब आधार को अपडेट करने के लिए आप जो है वो डायरेक्टली ईमेल के थ्रू जो है वो कर सकेंगे 1 जुलाई 2026 से 6 मंथ पीरियड के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा है कि टू विद इन 2 days ऑफ द सर्विस बीइंग अवेलेबल, इसमें काफी सारे लोगों, मतलब अभी एक से ये शुरू हुआ है, तो इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों ने अपना अपडेट जो है वो किया है इस ऐप का यूज करके, अपना ईमेल एड्रेस का। ठीक है, और माना जा रहा है कि इससे जो है वो सर्विस जो है वो और बेहतर होगी, और जल्दी जो है वो आएगी। बिना आए जाए जो है वो जो लोग हैं वो अपनी जो आधार ऐप के थ्रू जो है वो अपडेट कर सकेंगे अपने मोबाइल नंबर और अपने एड्रेस चीजों को। तो ये जो सर्विस है इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो ये किया गया है। फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इन्होंने कहा है कि ये जो है ये सैंक्शन किए हैं 5,000 करोड़ रुपए का टोटल जो है वो, जिससे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं इनको और बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इंडियन आर्मी के लिए अप्रूवल किया गया है एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है आकाश तरंग, ये इसको प्रोक्योर किया जाएगा, और इससे जो है वो आर्मी जो है वो और बेहतर होगा इसमें। एंटी यूएवी प्रोटेक्शन होगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, इसको भी खरीदा जाएगा। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इन सबको जो है वो डेवलप किया जाएगा, और जो है वो इसको परचेज किया जाएगा इंडियन आर्मी के लिए। नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए भी काफी सारे अप्रूवल किए गए हैं, और इसके तहत जो है वो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस, नेवल शिपबॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, और लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो डेवलप किया जाएगा इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम के लिए। एयरफोर्स को और मॉडर्नाइज करने के लिए, इनकी जो कैपेसिटी है उसको बेहतर करने के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो ये जो सूडो सैटेलाइट्स हैं, इनका ये इंटेंशन है कि ये जो है परसिस्टेंट, इनसे जो है वो इंटेलिजेंस वगैरह मिलेगा, और ये जो है ये परसिस्टेंट इंटेलिजेंस सर्विलेंस
टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्नाइसा मिशंस इस पे ये काम करेंगी। और इससे माना जा रहा है कि जो रिमोट एरियाज है उनसे भी जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकेगी। तो ये काम ही होता है। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उनकी एपेक्स बॉडी होती है जो कि टाइम टू टाइम ये इंश्योर करता है कि इंडियन जो इंडस्ट्री है और इंडियन जो फॉरेन सोर्सेज हैं वहां से चीजों को बेहतर तरीके से प्रोक्योर किया जाए, ताकि जो हमारी नेवी आर्मी है और एयरफोर्स है इनका जो है वो और प्रॉपर डेवलप किया जाए और कहीं से भी ये पीछे ना रहें, ताकि जो इंडिया की वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं वो और बेहतर हो सके। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें जो आकाश तरंग है ये क्या है ये पूछा जा सकता है। एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, या ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, ये किसके लिए है, तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकली थी। हमारा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, मतलब इसका जो नाम है वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और इसमें एक बताया गया है कि ये इसके बनने के बाद इंडिया का जो है वो एक एंट्री हुआ है हाई स्पीड रेल में। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में आएंगी। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। ये जो कॉरिडोर बन रहा है ये 508 किलोमीटर्स का है। 12 इसमें प्लान्ड स्टेशंस हैं। इससे मुंबई और अहमदाबाद का जो ट्रेवल है वो काफी कम हो जाएगा। 1 आवर 58 मिनट जो है वो खाली ये रह जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि इसका जो इनॉग्रेशन है ये अगस्त 2027 में हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले सूरत टू वापी सेक्शन जो है ये ओपन होगा। ये जो सिस्टम है, जो इंडिया का जो बुलेट ट्रेन बन रहा है, इसका जो डिजाइन स्पीड है ये 350 किलोमीटर पर आवर के मतलब रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। ऑपरेशनल स्पीड का मतलब होता है कि किस स्पीड पे रियल में ट्रेन चलेगी, वो 320 किलोमीटर है। और ये जापानीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से जो है बना है, उसी के बेस तरह से जो है ये इसका ऑपरेशन होगा। जापान की हेल्प से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। इसमें काफी सारे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगे हैं। इसमें रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल बना है, पूरा ट्रेन का एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। ठीक है। और शिंकानसेन के स्टाइल पे इस पे 20,000 ओएचई मास्ट बना है फॉर 2 into 25 किलोवाट का, मतलब ये एक सिस्टम पूरा इसमें डेवलप किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ये जे स्लैब बैलेंसलेस ट्रैक टेक्नोलॉजी का भी इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ। और इससे जो है वो इसमें जो है वो डेडिकेटेड ट्रैक कंस्ट्रक्शन बेसिस जो है वो बने हैं, जो कि इन सब मटेरियल को जो है वो हैंडल कर सकेंगे। 3 रोलिंग स्टॉक डिपॉट्स ये जो है वो साबरमती, सूरत और थाने में बने हैं। तो ये जो रेलवे नेटवर्क है, इस फास्ट रेलवे नेटवर्क ये पूरा बनाया जा रहा है। और इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में जो है वो और भी हाई स्पीड रेलवे जो कॉरिडोर्स हैं ये जो है वो भी मतलब कहा गया है कि बनेगा फ्यूचर में। और इसमें करीब 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं ये दिल्ली वाराणसी, वाराणसी पटना सिलीगुड़ी, चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु हैदराबाद, चेन्नई हैदराबाद और मुंबई पुणे और हैदराबाद के बीच में जो है ये बनेगा। तो ये एक मेजर स्टेप है जिससे कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है माना जा रहा है कि इसमें काफी एवोल्यूशन होगा। फास्टर जो है ये ट्रेवल हो जाएगा। और इससे जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो और उसका एक्सपेंशन होगा। लोग ज्यादा कम जो है वो समय में जो है वो पहुंच सकेंगे। पूरा डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पूरे नेशन की। तो ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका जो डिटेल्स है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। इन्होंने इंडिया का पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, इसको ग्लोबल शिपिंग मेजर है एपी मोलर मार्क्स, इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया। दादरी उत्तर प्रदेश में ये बना है। तो ये काफी एक माइलस्टोन है और ये दिखाता है कि हम इंडिया में जो है ये जो शिप कंटेनर्स वगैरह हैं इसमें भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और ये जो 2047 का हमारा उद्देश्य है कि हमको सारी जो चीजें हैं वो बनाने में एक तरह से आत्मनिर्भरता लानी है, तो इसमें ये आगे और हेल्प मिलेगा।
और इसमें और भी जो है शिप कंटेनर्स का ऑर्डर दिया गया है। अब चूंकि दादरी उत्तर प्रदेश में जो है वो पहला ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपिंग कंटेनर जो है वो बना है, तो ये भी हमारे यूपी के एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर इसमें एक कहा जा रहा है कि एक पूरा 10,000 करोड़ रुपीस का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है। इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़े, तो बाहर से हमको शिप्स वगैरह या कंटेनर वगैरह जो है वो ना परचेज करने पड़े, बल्कि इंडिया में ही जो है वो इनका डेवलपमेंट होगा। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो बेहतर होंगी। पीएम मोदी ये जो है ये आज राजस्थान और गुजरात के विजिट पे रहेंगे, और ये जो है जोधपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल का इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ जोधपुर में उड़ान स्कीम का जो है वो लॉन्च होगा। इसके अलावा ये जो है ये बालोतरा राजस्थान में जाएंगे, यहाँ पे डेडिकेट करेंगे और फाउंडेशन स्टोन रखेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 1.06 लाख करोड़ का। बालोतरा में ये डेडिकेट करेंगे भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि पांच पादरा पे में जो है ये बन रहा है। ये इसको बनाया गया है, एक जॉइंट वेंचर है ये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। और इसका जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। और इसको जो है वो 79,450 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो है ये बनाया गया है। साथ ही साथ ये जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 का भी जो है फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और ये इसमें जो है ये एक 641 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो बन रहा है। और इसके अलावा कई सारे जो रेल डबलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 4 लेनिंग है NH 158A का, जो कि जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 पे बन रहा है, तो इसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा ये बीकानेर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, 1,000 मेगावाट का बन रहा है, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ गुजरात में ये इंडिया का जो सेमी कंडक्टर मिशन है उसको एक मेजर बूस्ट देने के लिए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओ सैट फैसिलिटी, इसका इनॉग्रेशन करेंगे गुजरात के सानन में। ये भी एक माइलस्टोन माना जा रहा है, और इससे कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये वन ऑफ द फर्स्ट 4 अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो फैसिलिटीज बन रही हैं उनमें से ये एक है। और इसको 7,500 करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से जो ये बनाया गया है। और एक बार जब ये फैसिलिटी पूरी तरह से वर्क करने लगेगी, तो भारत में ही ये जो सानंद फैसिलिटी है, यहाँ से 5 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक एआई का एडवांसमेंट हो रहा है, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग का डिमांड काफी बढ़ गया है, तो इसको टैकल करने के लिए इंडिया में ही जो है ये सेमीकंडक्टर वगैरह का जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मिशन भी इसमें जैसे है इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्च हुआ था, 76,000 करोड़ का इसमें टोटल आउटले रखा गया था। और इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मतलब उद्देश्य यही है कि हमारी जो सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन है उसको और बेहतर करना। तो ये सारा आज इनका जो है ये रहेगा वर्क। फिर असम में नामेरी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जो टाइगर पॉपुलेशन है उसमें 4 टाइम इंक्रीज देखने को मिला है। और ये नामेरी टाइगर रिजर्व ये पूछा भी जा चुका है, जैसे कई बार होता है कि टाइगर रिजर्व के नाम और उनका लोकेशन पूछते हैं, तो नामेरी टाइगर रिजर्व नॉर्थ सेंट्रल असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इसमें जो भी डेटा आया है इनके अकॉर्डिंग 3 थे पहले नंबर, अभी वो बढ़ के 12 हो गए हैं। इसके अलावा असम में काजीरंगा, मानस एंड ओरांग, ये भी जो है वो नेशनल पार्क हैं। इनमें काजीरंगा और मानस जो है ये इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो दिया गया है। ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो प्राइमरली ये वन हॉर्न राइनोसिरॉस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें जो टाइगर की डेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा है। और जो रिपोर्ट है 2022 की, इसके अकॉर्डिंग काजीरंगा में 104 टाइगर्स हैं।
और इनमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो मतलब ये रिपोर्ट इनकी असम की एक स्टेट रिपोर्ट आई है जिसमें कि स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन काजीरंगा टाइगर रिजर्व, इसमें बताया गया है कि अभी 148 टाइगर्स जो है वहां पे हो गए हैं। साथ ही साथ जो नामेरी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे भी इनका नंबर जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है। फिर अभी एक काफी फेमस है, ये एक वल्चर है, व्हाइट रम्ड वल्चर, जिसका कि नाम दिया गया है Z25। और इसमें जो है वो रेडियो ट्रांसमीटर लगे थे, तो इसकी हेल्प से इसको जो है बचाया जा सका है। और मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये चला गया था, फिर इसको कैसे जो है वो इन्होंने इसी की रेडियो ट्रांसमीटर की हेल्प से जो है वो फाइंड आउट किया। तो इस आर्टिकल में और भी जैसे चीजें थी इसमें कि कैसे जो है ये कहाँ से उड़ के कहाँ तक गया है, और इसके को प्रिजर्व करने के लिए इसके कंजर्वेशन में काफी जो है वो काम किया गया है। तो काला बुरगई ज़ूलॉजिकल पार्क है, ये असम में है। ठीक है? फिर जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर हरियाणा में है। तो ये जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे वल्चर के कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया जा रहा है। वल्चर का जो पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें काफी कमी आई। क्यों? क्योंकि डाइक्लोफेनाक का यूज जो है वो काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसको एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो खाते हैं थे, और उनका जो मृत शरीर होता है, जो कैरकेसेस रहते हैं, उसमें ये रहता है। और जो वल्चर्स होते हैं, ये जब इनको खाते थे तो इनकी जो पॉपुलेशन थी उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। तो बाद में इसको जो है वो उसके यूजेस में जो है वो कमी आई, और एनिमल यूजेस के लिए इसको जो है बंद किया गया। ठीक है? लेकिन इसके बाद भी अभी जो इनकी पॉपुलेशन है काफी जो है वो कम है, और इनको और बढ़ाने के लिए जो है वो वर्क जो है वो हो रहा है। तो जैसे इनका एक ब्रीडिंग सेंटर जो है वो पिंजौर हरियाणा में है, जो सिर्फ वल्चर्स के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग का काम जो है वो करता है। इसके अलावा इसमें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे भी ये जो वल्चर Z25 है, इसको भी स्पॉट किया गया था। तो मतलब इस तरह से सर जो टीम है, जो वाइल्ड जुड़ी हुई है, इनके एफर्ट से जो है वो इसको प्रोटेक्ट जो है वो किया गया है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, कालाबुरगई कर्नाटका में है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ये पिंजौर में है। ये सारे जो है वो अपना वल्चर के भी जो है वो कंजर्वेशन पे काम जो है वो कर रहे हैं। और वल्चर Z25 ये एक इंडिविजुअल वाइट रम्ड वल्चर है, जिसमें रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया था, और इसकी हेल्प से इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। फिर अभी जैसा हमें पता है कि यूरोप में काफी भीषण गर्मी पड़ रही है, वहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है, टेम्परेचर काफी बढ़ गया है डिफरेंट रीजन्स में। और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, अभी जैसे रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस में काफी 3000 से ज्यादा जो है वो डेथ्स हो गई हैं ड्यू टू हीट इफेक्ट। और अभी जो वर्ल्ड के ओशंस हैं, इनमें भी रिपोर्ट्स आई हैं कि काफी जो है वो गर्म हो गए हैं। जून में जो है ये हॉटेस्ट जो है वो इनमें टेम्परेचर में जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। और साइंटिस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि जो मेडिटेरेनियन सी है, ये 6 डिग्री तक जो है वो ज्यादा वार्म जो है ये हो चुकी है। और बताया गया है कि जो अल नीनो है, इसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है, ये जो पूरा सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, उसमें करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज जो है उसमें हुआ है। वार्निंग दिया है साइंटिस्टों ने कि अल नीनो डेवलप हो रहा है, ट्रॉपिकल पैसिफिक का अभी और असर देखने को मिलेगा, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफी बढ़ेगा, जिसकी वजह वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से जो हीट वेव्स चलेंगी वेस्टर्न इंडिया ओशन में, ट्रॉपिकल अटलांटिक में, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और इनका सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो मरीन इकोसिस्टम है, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, वो काफी इससे प्रभावित होंगी। सुखना लेक है, सुखना लेक वेटलैंड, इसके डीसिल्टेशन को लेके जो है ये वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रहा है। और ये सुखना लेक काफी फेमस है। ये एक मैन मेड रिजर्वायर है, जो कि फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में आता है, ये चंडीगढ़ में है ये। और इसको बनाया गया था 1958 में बाय डैमिंग सुखना कोई स्ट्रीम, जब वहां पे डैम बना के इसको पूरा बनाया गया था। तो इसमें जो है वो जैसे कि गंदगी वगैरह हो जाती है डेप्थ में, तो उसकी वजह से जो इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें काफी कमी आ गई है। तो यहाँ पे ये एक डीसिल्टेशन प्रोजेक्ट जो है वो इसको स्टार्ट मतलब किया गया है, जिससे के थ्रू इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि इससे जो है लॉन्ग टर्म इसकी जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ेगी। और इसके लिए यहाँ पे वेटलैंड अथॉरिटी जो है वो उसकी मीटिंग हुई, और उसमें जो है इस अप्रोच पे जो है वो कहा गया कि हम काम करेंगे कि कैसे इसको जो है वो
प्रोटेक्ट जो है वो किया जाए। तो सुखना लेक का पोजीशन कहाँ पे है, ये किस रेंज में आता है, कब ये बना, ये सारी चीजें जो है उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी। और ये जो वेटलैंड अथॉरिटी है चंडीगढ़, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के ही अंतर्गत आती है, और इनका फोकस है कि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट जो है वो किया जाए, स्पेशली जो सेंसिटिव एरियाज हैं हर जगह के उन पे उनको। फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ये एक एपेक्स रिसर्च बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने यहाँ पे जो है वो कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो इनको जो है वो लॉन्च किया है। इसके तहत आयुर्वेद एजुकेशन, रिसर्च और साइंटिफिक कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने एक टेक्स्ट बुक ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी इसको जो है वो निकाला। फिर ये एक आयुर्वेद प्रबोधिनी ग्रंथमाला सीरीज के तहत जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें उनको 50 रिसर्च साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये साइन हुआ जिस फॉर CCRAS प्रयत्न 26-27। तो मतलब एक उद्देश्य है कि कैसे जो है वो आयुर्वेद के जो रिसर्च है उसको और बेहतर किया जाए, साइंटिफिक किया जाए, ठीक है, उसको और बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये काम कर रहा है कि जितने भी हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उन पे वर्क किया जाए, उनको और बेहतर बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये फॉर्म हुआ था 2024 में, ठीक है। और इसको जो है वो अपग्रेड किया गया था, ये एक डिपार्टमेंट था आयुष पहले, इसको बाद में जो है ये बना था 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, और बाद में इसको जो है वो एक मंत्रालय या मिनिस्ट्री बना दिया गया। फिर एक पशुजन्य युद्ध अभ्यास, तो ये जाने रहो, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंतर्गत। तो इन्होंने एक नेशन मॉक ड्रिल जो है वो एक अभ्यास किया है जूनोटिक डिजीज के प्रति क्या प्रिपेयर्डनेस है उसको देखने के लिए, कि मतलब जैसे कि जो फ्लू वगैरह फैल जाता है, तो अगर ऐसी कोई डिजीज फैलती है तो किस तरह से हम उस पर वर्क करते हैं। तो ये 5 दिन का एक्सरसाइज जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट के खारी विलेज में जो है वो चला है 29 जून से 3 जुलाई तक। और इसमें जो है वो जितने भी लोग हैं एक पूरा कॉपरेशन को इसमें बढ़ावा दिया गया, ड्रिलिंग मतलब किया गया है कि क्या जो है वो ऑपरेशनल रेडीनेस है, कोऑर्डिनेशन कितना है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, कितना कम्युनिकेशन है। तो इसमें जैसे कि वो एक ड्रिल किया गया, जैसे कि हमें पता है ना, जैसे पिछला लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी काफी सारी ड्रिलिंग हुई थी कि जो सिटीज हैं वो कितना प्रिपेयर हैं, कैसे वर्क करना है। तो सिमिलरली कि अगर जैसे इन्फ्लुएंजा ए फैलता है, इसका आउटब्रेक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से काफी जो रिस्क हो जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन और वाइल्ड लाइफ पे, तो हम कैसे इससे निपट सकते हैं। तो ये एक पशु जन युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया। और ये कहा जा रहा है कि काफी जो है वो एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज रही, जिसमें कि एक जो हमारी क्षमताएं हैं उनको और बेहतर किया गया, प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया दिया गया कि अगर कोई जूनोटिक डिजीज का आउटब्रेक होता है तो उसमें कैसे वर्क जो है वो करना है। तो मतलब प्रिवेंट करने के लिए और एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह की चीजें जो है वो की जाती हैं। तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, तो मान लो ये पूछ ही दे कि पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ है, कहाँ पे हुआ, कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये है। फिर साइंस टेक्नोलॉजी में ही नासा का स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, ये एक क्रिटिकल रेस्क्यू मिशन जो है वो करेगा। और इन्होंने अभी जो है वो लिंक स्पेसक्राफ्ट जो है इसको अभी सक्सेसफुल जो है वो लॉन्च किया है। ये लिंक स्पेसक्राफ्ट, इसको कैटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने बनाया था। और इसको जो है वो पेगासस रॉकेट से अभी जो है वो मार्शल आइलैंड से जो है वो इसको लॉन्च किया गया। ये काफी जो लॉन्च है ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है। इसका मतलब माना जा रहा है कि इससे जो है ये इसका लॉन्गेविटी जो है वो तब लंबे समय तक जो है वो वर्क जो है वो करेगा। और ये जो नासा का जो स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है ये एक की इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टडी करने का काम करता है जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं उनका। और ये 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका काफी रिस्क है कि मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो उसकी मतलब ये जो है वो जल सकता है, तो इसी को रिकवरी करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो है वो इसका जो है मिशन जो है वो उन्होंने भेजा है, ठीक है। और जो ये स्विफ्ट है इसमें 3 टेलीस्कोप्स हैं। एक है बर्स्ट अलर्ट टेलीस्कोप, ये डिटेक्ट करता है
गामा रेज बर्स्ट को, एक्सरे टेलीस्कोप है, यूवी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो कि बर्स्ट आउटफ्लोज को देखने वगैरह का काम जो है वो करते हैं। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें इंग्लैंड जो है इसने साउथ अफ्रीका को सेकेंड सेमीफाइनल में हरा दिया है, तो ये थर्ड पोजीशन पे रहे। वर्ल्ड कप जो फाइनल है T20 वर्ल्ड कप वुमेन का फाइनल, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, लंदन के लॉर्ड्स में ग्राउंड में। और तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो जीता है। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, ऑस्ट्रेलिया लगातार 8वीं बार जो है वो इसमें जो है वो पहुंची है। तो तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।